हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन उत्सरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनएबीएफआईडी की रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका एग्जामिनेशन कल कंडक्ट हुआ 16th ऑफ दिसंबर को। एनएबीएफआईडी ने अलग अलग प्रोफाइल पे रिक्रूटमेंट निकाली थी। जनरल स्ट्रीम था, लैंडिंग ऑपरेशंस की प्रोफाइल थी, रिस्क मैनेजमेंट था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, लीगल था, अकाउंट्स था और भी ढेर सारी प्रोफाइल थी। इन पे एग्जामिनेशन कल कंडक्ट हो गया। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लैंडिंग ऑपरेशंस की प्रोफाइल के बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चन आए, एग्जामिनेशन का लेवल क्या रहा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर आपने लैंडिंग ऑपरेशंस की प्रोफाइल के अलावा किसी और प्रोफाइल पे एग्जामिनेशन दिया है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। जनरली मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल्स पे इस एग्जामिनेशन के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई है, तो एक प्लेटफॉर्म है आपके पास, आप कमेंट में आपस में डिस्कस कर सकते हैं अपनी रिस्पेक्टिव प्रोफाइल के लिए। लैंडिंग ऑपरेशंस की प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या एग्जामिनेशन रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा स्टूडेंट्स का। आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न के अंदर दो पेपर थे। एक पेपर के अंदर, पेपर वन के अंदर क्यूआरई वाला सेगमेंट था, जो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल का था। बच्चों ने अच्छे खासे नंबर में इस सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। और आपका मेन एग्जाम पेपर टू, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाने थे, 40 क्वेश्चंस थे 60 मार्क्स के। ये वाले एग्जामिनेशन के अंदर जो आपकी प्रोफाइल का नाम है वो है लेंडिंग ऑपरेशंस, बट लेंडिंग ऑपरेशंस पे क्वेश्चन कम पूछे गए और क्वेश्चन पूछे गए एक और अलग सी किसी क्या कहते हैं प्रोफाइल के ऊपर, जिसका नाम है प्रोजेक्ट फाइनेंस। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 40 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस प्रोजेक्ट फाइनेंस के ऊपर थे। नो डाउट लेंडिंग ऑपरेशंस के अंदर प्रोजेक्ट फाइनेंस आता है। जब आप क्रेडिट एनालिसिस का पार्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट फाइनेंस उसका पार्ट है। बट प्रोजेक्ट फाइनेंस के ऊपर मार्केट के अंदर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर्स, कुछ भी आप डेटा उठा के देख लो, या फिर जो एक बुक जिसको रेफर करा जाता है बैंकिंग एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते समय, जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या कहते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की बुक, आईआईबीएफ की बुक, जिसके अंदर क्रेडिट वाले फंक्शन के अंदर आपको सिर्फ एक टॉपिक दिखेगा प्रोजेक्ट फाइनेंस का। और प्रोजेक्ट फाइनेंस वो बिगिनर्स के लेवल का है। उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बातें कर रखी है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक क्या होता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है, और मतलब बेसिक बातें जो आपने कॉलेज में कहीं ना कहीं पढ़ी होती है, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके पढ़ाया जाता है। बट जो क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जामिनेशन में, वो प्रैक्टिकल नॉलेज की रिस्पेक्ट में पूछे गए। जो एक्चुअल में प्रोजेक्ट फाइनेंस की प्रोफाइल पे काम कर रहा है, सिर्फ उसी को पता हो सकते हैं। जो काम कर रहा है इस प्रोफाइल के अंदर, वो इस एग्जामिनेशन को अच्छे से दे सकता था, वही एलिजिबल रखना चाहिए था। अगर मैं इस एग्जामिनेशन को देने जाता, मैंने एज ए क्रेडिट मैनेजर काफी बैंक्स के लिए काम किया है, प्राइवेटली भी मैंने उनके लिए काम किया है, बट मैं भी इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता, क्योंकि प्रोजेक्ट फाइनेंस में काम ही नहीं कर रखा ना। और अगर आप आईआईबीएफ की प्रोजेक्ट फाइनेंस की, जिसको हमने पढ़ाया, हमने भी उसको रेफर किया, प्रोजेक्ट फाइनेंस का एक चैप्टर, उसको अगर आप पूरा भी छान लेंगे तो उसमें से भी क्वेश्चन एक ही आया बस, जो बेसिक लेवल का आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है। चलो, बात खत्म होगी। अब देखते हैं जो 10 क्वेश्चन है प्रोजेक्ट फाइनेंस के क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। प्रोजेक्ट फाइनेंस के अलावा जो 10 क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, और रेफरेंस वगैरह देंगे कि कहाँ से आया वगैरह। अब इसको डिस्कस करने से पहले मुद्दे की बात पे आते हैं कि इस एग्जामिनेशन का कट ऑफ क्या रह सकता है लेंडिंग ऑपरेशन की प्रोफाइल के ऊपर। तो जी मेरे को लगता है मेजोरिटी स्टूडेंट्स 40% की जो कट ऑफ है उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये मैं अपने आप को इंक्लूड करके भी कह रहा हूँ, अगर मैं एग्जामिनेशन देता तो 40%। कुछ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 16 क्वेश्चन आपको सही करने थे। इसके अलावा मतलब आपका क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन गलत भी होना चाहिए, कि नेगेटिव मार्किंग भी है। अब कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो 10 से लेके 15 की रेंज में जो क्वेश्चन थे वो डुएबल थे। उसके बाद मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने तुक्के लगाए। काफी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे 30 से 35 की रेंज के अंदर। बट बोल तो अच्छा नहीं लग रहा, बट जो जिनका मेरे को लग रहा है कि कट ऑफ क्लियर वगैरह होगी, काफी लक पे डिपेंड करने वाला है। अगर आप मेरी बात से अग्री नहीं करते तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं नहीं सर, हमने पढ़ा हुआ था, हमारे टीचर्स ने तो पढ़ाया, वो हम डिटेल में जाके हमें तो एक एक चीज पता थी, मतलब एक एक चीज नहीं, बट फिर भी हम एडुकेटेड गेस लगा पा रहे थे। पेपर का लेवल इतना टफ नहीं था जो आप बोल रहे हो। आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो मेरे को सुनने में आया अराउंड 5-6 स्टूडेंट से, तो मैं उनके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और जो एग्जामिनेशन देने भी गए बच्चे, उनका नंबर भी बहुत कम था, क्योंकि जो सेंटर से नंबर ऑफ सेंटर थे वो काफी कम थे। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो तो यही है कि आप जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, अगर आप वही क्लियर कर लेंगे तो आप क्या कहते हैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। इन्होंने 15 वैकेंसी निकाली लेंडिंग ऑपरेशंस की प्रोफाइल के लिए, उसके अंदर कैटेगरी स्टूडेंट्स भी हैं। तो 45 बच्चे, अगर 1:3 की रेशियो में भी अगर ये बच्चों को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए,
तो 45 बच्चों को इकट्ठा करना भी डिफिकल्ट हो सकता है। इस क्या कहते हैं स्ट्रिक्ट आपकी जो कट ऑफ है उसको मानते हो, जो क्वालिफाइंग मार्क्स की कट ऑफ है। तो अभी मैं इसके बारे में और कमेंट नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स भी क्लियर हो रहा है तो आप अपने आप को एक अच्छे चांस में मान सकते हैं इंटरव्यू के लिए। चलो, हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सिर्फ 10 क्वेश्चन मैं आपके पास लेकर आया हूं। जो प्रोजेक्ट फाइनेंस के क्वेश्चन आए थे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, उसको यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता क्योंकि सबको स्टेटमेंट्स याद नहीं है। काफी सारे बच्चे तो एग्जाम देके कह रहे थे कि कहाँ से पेपर आ गया। चलो, पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अ एनबीएफसी इंफ्रा फाइनेंस कंपनी हैज टू डिप्लॉय मिनिमम डैश परसेंट ऑफ इट्स टोटल एसेट्स टुवर्ड्स इंफ्रा लेंडिंग। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो 3-4 दिन पहले ही इसके ऊपर लेक्चर लिया था एनबीएफसी के स्केल बेस्ड रेगुलेशन के ऊपर, जिसके अंदर फर्स्ट 2 पॉइंट में डिस्कस करा था आईडीएफ इंफ्रा डेवलपमेंट फंड एनबीएफसी और एनबीएफसी इंफ्रा फाइनेंस कंपनी के बारे में एनबीएफसी आईएफसी। तो इसके अंदर जो आंसर है वो इजी फिर भी लेवल का 75% का इसका आंसर है। तो ये आपने अगर ये नोट्स अगर आपके पास होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 75%। अगला क्वेश्चन आता है, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन रेशियोज आर आल्सो नोन एज। तो रेशियो आंसर का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी इजी, सॉल्वेंसी रेशियो। अगर बात करें लॉन्ग टर्म जो आपकी ऑब्लिगेशन होती है वो सॉल्वेंसी के थ्रू चेक करी जाती है, डेट इक्विटी रेशियो वगैरह से। वहीं अगर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात करें तो वो लिक्विडिटी रेशियोज होती है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है, हु रेगुलेट ईसीबी। ईसीबी बैंक नहीं, आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ईसीबी का मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब कह रहे हैं कि इसको कौन रेगुलेट करता है। ये कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये एक कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। कैपिटल मार्केट को जनरली जो रेगुलेट करता है वो होती है सेबी। बट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के अंदर एक और बात आ गई, जो आ गई फॉरेन एक्सचेंज की। जो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता है वो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जाएंगे तो उसके थ्रू जो पावर है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को रेगुलेट करने की, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ठीक है ना, ये आप एडुकेटेड गेस आराम से लगा सकते थे अगर आपके फंडा क्लियर है। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, हु रेगुलेट्स एडी कैटेगरी वन बैंक। अगर आप आरबीआई के सर्कुलर्स को फॉलो कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के, तो आपने क्वेश्चन को अच्छे से मार्क कर दिया होगा। काफी ज्यादा क्वेश्चंस एडी कैटेगरी वन के बारे में, अलग बैंक के बारे में आते रहते हैं। तो इसको भी रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके जी, ये जो सारे के सारे आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ वो आरबीआई सर्कुलर से ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इशुएंस ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की अगर बात करेंगे तो इंडिया सिग्नेटरी है पेरिस एग्रीमेंट का। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने बोल रखा है कि हम अपने कार्बन एमिशंस को कम करेंगे, और इसी के रिस्पेक्ट में एक बजट में अनाउंसमेंट हुई थी कि हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को लेकर आएंगे। यहाँ से जो पैसा रेज किया जाएगा इसको इन प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा ताकि कार्बन एमिशंस को कम कर सके। तो इसके ऑप्शंस में एक ऑप्शन था रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशंस। ये आपका क्या कहते हैं जो क्वेश्चन है वो टॉपिक कौन सा है, वो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स स्कीम्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स भी आपने पढ़ रखा होगा। अगर एग्जामिनेशन से पहले भी, अगर आपने नवंबर के मंथ के आरबीआई के सर्कुलर्स को भी कर रखा है तो वहां पर भी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का मेंशन था। वहां पर क्या बात करी थी कि फुल एक्सेसिबल रूट के अंदर किस इंस्ट्रूमेंट्स को अलाउ करा गया नॉन रेजिडेंट के लिए कि वो पैसा लगा सकते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में। तो उसका आंसर था सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। अगर आपको वो पता था तो ऑब्वियसली आपको सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स होते क्या उसके बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है। ओके जी, चलो, अगला क्वेश्चन आया आपका डेफरमेंट ऑफ डीसीसीओ। एक होता है आपका क्या कहते हैं डेट ऑफ कमर्शियल कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस, जो आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए होता है, टर्म लेंडिंग के लिए होता है। तो हमारे आईआरएक नॉर्म्स के अंदर दे रखा है कि अगर नॉन इंफ्रा सेक्टर के लिए पैसे दे रखे हैं और उसकी डेफरमेंट होगी, जिस डेट पे उसको स्टार्ट करना प्रोजेक्ट को, उससे अगर डेफर हो गया कुछ पीरियड के लिए तो उसको एनपीए क्लासिफाई कर दिया जाएगा। ये कुछ पीरियड का टाइम क्या था, तो नॉन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए जो टेन्योर है वो है 1 ईयर का। अगर डीसीसीओ से आप लेट हो गए, 1 साल का टाइम हो गया, तो आपका अकाउंट एनपीए कर दिया जाएगा। वही अगर इंफ्रा का प्रोजेक्ट है तो उस केस के अंदर आपको 2 साल का टाइम मिलता है। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नॉन इंफ्रा था। आयरैक नॉर्म से सिर्फ एक क्वेश्चन आया, और आपका मैं रेशियो एनालिसिस से बात करूं तो सिर्फ एक क्वेश्चन आया। और इस टाइप के एग्जामिनेशन में लैंडिंग ऑपरेशन की प्रोफाइल के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेशियो एनालिसिस से कम 5 क्वेश्चन तो आने चाहिए। चलो, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या कहते हैं आयरैक नॉर्म्स के अंदर जो लेक्चर्स वगैरह के अंदर जो टॉपिक है उसका स्क्रीनशॉट। अगला आपका पार्ट आता है डेफिनेशन ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस। अगर बात करें प्रोजेक्ट फाइनेंस की तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जिसको मैं बोल सकता हूँ जो कवर्ड था कोर्स के अंदर, वो सिर्फ यही था
बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट फाइनेंस के रिस्पेक्ट में कि सेंसिटिविटी एनालिसिस होता क्या है, जो भी अंडरलाइंग वेरिएबल्स होते हैं उसके चेंज होने से क्या फर्क आता है एनपीवी के अंदर, तो उसको सेंसिटिविटी एनालिसिस बोलते हैं, जो एक्चुअल में टर्म लेंडिंग के अंदर काफी यूज होता है बैंक्स के अंदर। अगर आप किसी को टर्म लोन दे रहे हैं, कह रहे हैं जी मेरी सेल इतनी हो जाएगी, मेरा सेल प्राइस इतना है, तो आप क्या करते हो, आप कुछ वेरिएशन लगाते हो, यार अगर ये कह रहे हैं इतनी सेल्स हो जाएगी, अगर बाई चांस इसमें 5% कम हुई तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है इसकी रीपेमेंट्स के ऊपर, तो उसको सेंसिटिविटी एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है ना। तो बैंक किस पर्सपेक्टिव से देखता है कि भाई हमारे रीपेमेंट में कहां पर दिक्कत आ सकती है। अगर आप प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में देखो तो वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करा जाता है, बट बैंक कहता है जी हमें बताओ कि हमारी रीपेमेंट में कहां पर दिक्कत आ सकती है। तो उनके लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस है कि भाई देखो जी इसका सेल प्राइस चेंज करो, इसके प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज करो, इससे हमारी रीपेमेंट में कहां पे फर्क आ सकता है। ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर एन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको रीट इन्विट का कॉन्सेप्ट पता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट वगैरह जो होते हैं, तो उसके अंदर एक एसपीवी बनाई जाती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। वो इसलिए बनाई जाती है ताकि जो पेरेंट एंटिटी है उनके ऊपर कोई लोन की ऑब्लिगेशन ना है, कि हमने एक स्पेसिफिक एक व्हीकल बना दिया, एक एंटिटी बना दी जिसके अंदर आपका इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, इसके अंदर जो रिटर्न्स है, जो ऑब्लिगेशन है, वो इसी कंपनी के रिस्पेक्ट में रहेगी, हमारे ऊपर नहीं आएगी। तो इसका आंसर कहीं ना कहीं बच्चे ने बताया कि ऐसा लिखा हुआ था कि पेरेंट एंटिटी डज नॉट वांट टू टेक लोन ऑब्लिगेशन ऑन इटसेल्फ। तो मोटा मोटा जो इसका क्या कहते हैं बेसिस है वो है कि आइसोलेट करना होता है फाइनेंशियल रिस्क को, कि भाई वो एसपीवी के ऊपर चला जाएगा जो भी फाइनेंशियल रिस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज आईडीसी इन इंफ्रा फाइनेंस। तो ये थोड़ा सा एक इजी लेवल का था, समझ में आ रहा था, जो इसकी फुल फॉर्म दे रखी थी कहीं ना कहीं बच्चे मार्क करके आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट। अगर आपने आईडीएफ के बारे में पढ़ा है, इंफ्रा डेट फंड वगैरह, तो आप कहीं ना कहीं से मेकआउट कर लेंगे कि आईडीसी का मतलब है इंफ्रा डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करें, 40 क्वेश्चन में से बहुत बुरा लग रहा है आपसे सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन का मतलब सोर्स बढ़िया नहीं मिला। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थी, उसको डिस्कस करके फायदा नहीं कि कुछ भी आके मैं बोल दूं यहाँ पे। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, दैट डैश कंडीशन इन अ कमर्शियल लोन और बॉन्ड इशू दैट रिक्वायर्स द बोरोर टू फुलफिल सर्टेन कंडीशन। तो ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल का पार्ट है, जहां पर हमने बेसिक्स ऑफ लेंडिंग ऑपरेशन को डिस्कस किया था, जिसमें 7 सीज को डिस्कस करा गया था, जिसमें लास्ट सी आता है कंडीशंस। कंडीशंस के अंदर जब भी क्रेडिट दिया जाता है तो उस पर कवर्नेंट्स लगाए जाते हैं। ये भी आपका क्या कहते हैं कोर्स से ही क्वेश्चन है। तो क्रेडिट कवर्नेंट्स की बात करें तो कंडीशंस लगा दी जाती है कि आपको हम लोन तो दे रहे हैं, बट आप ये नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप डिविडेंड पे आउट नहीं करेंगे हमसे पूछे बिना, क्योंकि हमें लग रहा है हमारी रीपेमेंट नहीं हो सकती, तो उससे पहले आप डिविडेंड का रीपेमेंट नहीं करेंगे, हमारे से परमिशन लेंगे। तो वो क्रेडिट के कवर्नेंट्स होते हैं। ठीक है ना। और कॉम्पोनेंट्स क्या होगा कि आगे जाके आप कुछ ना कुछ डेट इन्फ्यूज करेंगे या फिर शेयर कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे, ये कवर्नेंट्स होते हैं। चलो अब हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। होप करते हैं कि भाई आपका जो रिजल्ट आए उसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब डिफरेंस हो, आपको जो कट ऑफ रखी गई है क्वालिफाइंग मार्क्स की उसको थोड़ा सा कम करा जाए, तभी क्या कहते हैं कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर पाएंगे इंटरव्यू के लिए। देखते हैं अब क्या होता है, जैसे ही आज का रिजल्ट आएगा हम आपके पास वीडियो लेकर आएंगे कि क्या अपडेट है। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे आपसे मिलते रहेंगे और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। ओके टाटा, बाय बाय।